प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज की जो टॉपिक है वो है 57 के विद्रोह में विभिन्न वर्गों की भूमिका। तो कई वर्गों की भूमिका के बारे में समझेंगे, किसकी क्या भूमिका रही। सन 1857 के विप्लव यानी जो युद्ध हुआ, जो संहार हुए, उसके विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका एक समान नहीं रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषक वर्ग की सहानुभूति इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ थी तथा अनेक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी के साथ उन्होंने इस पर व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया था। किंतु यह भागीदारी उस सीमा तक नहीं थी कि संघर्ष को कृषक संघर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। कह रहे कृषक जो किसान थे वो साथ तो दे रहे थे, लेकिन इतना खुल करके साथ नहीं दिए कि उस संघर्ष को एक स्थान दिया जा सके, उस संघर्ष को ये आधार दिया जा सके कि भैया ये आधार है, और इन्हें ये संज्ञा दी जा सके कि हाँ कृषक संघर्ष था। इतना नहीं था, लेकिन सपोर्ट था। राजा रजवाड़ों व जमींदारों के बने सामंत वर्ग की भूमिका का चरित्र दोहरा था। कुछ वर्ग का एक हिस्सा जो अंग्रेजों की नीतियों से बर्बाद हो गया था या निकट भविष्य में बर्बाद होने वाला था, विप्लव में सक्रिय भागीदार ही नहीं रहा, अपितु उसे नेतृत्व भी प्रदान किया। दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि अगर हैदराबाद, ग्वालियर, नेपाल और पंजाब के सीमांती तत्वों ने साम्राज्यवाद का साथ नहीं दिया होता तो स्थिति ब्रिटिश काल के निकट ब्रिटिश राज्य के लिए संकटमय तथा नाजुक हो जाती। नवोदित शिक्षित मध्यम वर्ग न केवल क्रांति में भागीदारी करने से अलग रहा, अपितु वह इसका मुखर आलोचक भी था। देखिए, सबसे ज़्यादा बुराइयां जो आती हैं, एक कटु है लेकिन सत्य है, सबसे ज़्यादा बुराइयां, असभ्यताएं, असंस्कृत, ये सभी जो पनपती हैं वो शिक्षित वर्ग से पनपती हैं। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो होता है वो मध्यम शिक्षित वर्ग पे पड़ता है। शिक्षित वर्ग और मध्यम शिक्षित वर्ग में बहुत छोटा सा गैप है। शिक्षित वर्ग उसे कहा जाता है जो शिक्षा को ग्रहण करके अपने सामाजिक सरोकार, अपने सामाजिक स्तर को बदल लेता है, अपनी सामाजिक परख को बदल लेता है। लेकिन जो मध्यम शिक्षित वर्ग होता है, ये समाज के प्रति, समाज के लिए जो उसके कार्य होते हैं वो एक गलत दिशा में होते हैं। मध्यम शिक्षित वर्ग जो होता है वो कभी खुल करके किसी बात का सामना नहीं करता है, यानी बहुत कम ज्ञान होते हैं जिस पे वो अपने ज्ञान को बांटता रहता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आप जानते हैं बीएचयू कैंपस के बारे में, मुझसे कोई जुड़ा होगा तो नाराज़ मत होना, लेकिन बड़े बड़े कैंपसों की एक घटनाएं जो सार्वजनिक हुई, बहुत सारे पेज न्यूज़पेपर की कटिंग, बहुत सारे चीज़ों की कटिंग आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने समाचार में अक्सर पढ़ा होगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पे आपके आराम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग जाते हैं। जब वहाँ शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हीं संस्थानों की बुराई करते हैं। ठीक, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे आपके कोई भी हो, फिर उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं की बुराई करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकले होंगे, उसकी बुराई करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, आप जब प्राइमरी में जाते हैं तो आपको अपनी मैम बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जब आप हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं तो वही जो आपकी मैम होती हैं उनसे आप दुआ सलाम प्रणाम पाती करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपको ईगो आ जाता है, और यही ईगो मध्यम शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए विनाश का कारण बनता है। तो ये कहीं ना कहीं हर बार हर समाज में इनसे अपवाद जुड़े हुए हैं। इस धरती पे दो ही प्राणी नंगे हैं, या तो बहुत गरीब हैं या तो बहुत अमीर हो गए हैं। तीसरा नंगा नहीं है। जो मध्यम है, जो मध्यम फैमिली है, वो खा कमा जी रही है, मस्त है अपने जीवन में। लेकिन जो थोड़े से पढ़ लिख के थोड़े से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नंगे हो गए हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है वो अपने सामाजिक सरोकार तो छोड़ ही रहे हैं। एक तो उनका सामाजिक स्तर जो है, मनोवैज्ञानिक स्तर जो है, उसको तो छोड़ रहे हैं, साथ में वो उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो आसानी से अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उसको तुम अचीव नहीं कर पाए, अपना स्तर भी नहीं बढ़ा पाए और दूसरा स्तर अपना छोड़ भी दिए, तो जो मध्य का स्तर है, ये स्तर तुम्हारे लिए विनाशकारी हो जाता है। और बहुत बार इसका दुष्परिणाम ये होता है कि
अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे जो डिप्रेशन में जाने वाले लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बीटेक हैं, डिप्रेस्ड हैं, आत्महत्या कर लिए, एमटेक हैं, डिप्रेस्ड हैं, आत्महत्या कर लिए। सुशांत सिंह राजपूत, जैसा कि आप जानते हैं, टीवी में देख रहे हैं, रोज़ वही सब चल रहा है। तो एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में सफल है, टीवी में सफल है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सफल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी जांच का विषय है। बट उस आदमी ने, जैसा कहा जाता है, कि आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग, वो शिक्षा तो अचीव कर लिए, शिक्षा करने के बाद वो मध्यम वर्ग से ऊपर आने के प्रयास किए। उनके गार्जियन उन्होंने अपना स्तर छोड़ा, जो अपने छोटे से गांव से, परिवेश से निकल करके उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की, एक स्तर पाया, लेकिन उस स्तर को अचीव अच्छे से नहीं कर पाए, उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए जिस लेवल के लिए वो चले थे, और डिप्रेस में रहने लगे, डिप्रेस होने लगे। तो आप डिप्रेस ना हो, ज़िंदगी में हर चीज़ आपको एक नई दिशा देती है। जहाँ एक दिशाएं बंद होती हैं, तहाँ से 10 दिशाएं खुलती हैं। इसलिए कोई भी वर्ग, कोई भी स्तर पे अगर आप हैं, तो आप अपने आप को रखिए कि वी कैन डू इट, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अगर दुनिया, मैं कर सकता हूँ, अगर दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझसे दुनिया है, दुनिया से मैं नहीं हूँ। जिस दिन आप अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट रख लेंगे, आप कभी निराश, हताश, उदास नहीं होंगे। बात आ गई थी तो मैं आपको बता दिया, इन सब चीज़ों की बात यहाँ करने का वक्त नहीं है, बट बात आ गई तो मैं बता दिया। तो जो मध्यम वर्ग था, जो नया अभी सीखा हुआ नवोदित है, शिक्षित वर्ग है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहेंगे मैं धर्म नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, और एक्चुअली में फटती सबकी है। ठीक, केवल क्रांति में भागीदारी करने से अलग रहा, अपितु वह मुखर आलोचक भी था। ठीक, उसकी दृष्टि में विद्रोह पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं और अराजकताओं की बहाली का प्रयास था, और इस प्रयास की सफलता की कामना पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति से अभिभूत यह वर्ग नहीं करता था। साहूकार, महाजन तथा व्यापारी वर्ग ने कभी भी दिल से क्रांति का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये, इनको धन आना चाहिए, ये धनिक वर्ग है ना। साहूकार, महाजन और व्यापारी, इन्हें क्या चाहिए, बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस वाले को कभी भी प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध इतना युद्ध क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस करने वाली कोई कंपनियां खरीदेंगी, तो उसे मानव के जीवन पे क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या उसके पॉकेट पे पड़ेगा, क्या उसके, तो उससे उनको मतलब नहीं, उन्हें पूंजी कमाने से मतलब है। तो तीनों वर्ग जो यहाँ पे साहूकार हैं, महाजन हैं या व्यापारी वर्ग हैं, तीनों बिजनेसमैन हैं, इन्हें पैसे से ही खाली मतलब है, क्रांति का साथ नहीं दिए हैं। उन्होंने धन और सामग्री के रूप में जो भी सहायता प्रदान की, वह परिस्थितियों से विवश होकर की। अतः यह वर्ग भी क्रांति का समर्थक या सहयोगी वर्ग के रूप में नहीं लिया जा सकता है। उच्च वर्ग के लोग इस क्रांति की विजय की अपेक्षा उसकी हार से अधिक भयभीत हो गए। उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ये सोचने लगे कि अगर क्रांति जो हो रही है, अगर इसकी विजय हो गई तब तो ठीक है, अगर हार हो गई, जैसे रावण, क्या होता है कि जब इंद्र अपना वो भेजते हैं, रामचंद्र जी युद्ध में जाते हैं, तो इंद्र अपना रथ भेज देते हैं युद्ध करने के लिए। तो रावण कहता है कि राम से निपटने के बाद हम तुमसे भी निपट लेंगे। तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, वो अंदर से हिल जाते हैं। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। उच्च वर्ग ये सोच रहे हैं कि अगर हार हो गई तो हार होने के बाद क्या होगा, तो उससे डरने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतवादी एवं धनी वर्ग ने जनता के हितों के प्रति विश्वासघात किया। जमींदार, व्यापारी, साहूकार, शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग और भारतीय पदाधिकारियों सभी ने अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति तथा उदासीनतापूर्ण तटस्थता प्रकट की। इसी कारण कुछ विद्वान एवं सामंतवादी तटस्थता को क्रांति की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बतलाते हैं। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव रियासतों से राजाओं, सैनिकों, जमींदारों, कृषकों, व्यापारियों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। इसी कारण प्रभावित सभी सामाजिक वर्गों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। ठीक, विद्रोह के कारण, विद्रोह का मुख्य कारण क्या बनता है, इसके बारे में देखते हैं। काज ऑफ रिवॉल्ट। 1857 के विद्रोह के स्वरूप की भांति उसके कारणों को लेकर भी विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। बहुत से अंग्रेजी और भारतीय इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष को 1857 के विद्रोह का कारण माना है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने अपने गहन विश्लेषण
से यह सिद्ध कर दिया कि सैनिक विद्रोह ही इस विद्रोह का एकमात्र महत्वपूर्ण कारण नहीं था, बल्कि इस विस्फोट के लिए मेघखंड तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 के साथ एकत्रित होने लगे थे। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अंग्रेज एक एजुटेंट की हत्या के साथ ही फट पड़े तथा उस बहाव को और अधिक भयंकर प्रलयकारी बनाने का कार्य ब्रिटिश आर्थिक शोषण ने किया, जो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक कारणों की आड़ लेकर अपने 100 वर्षों के शासन में ब्रिटिश शासकों ने किया था। इस प्रकार 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में सैनिक विद्रोह के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सभी कारण महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसका विस्तृत विश्लेषण निम्नवत है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। 1857 के विद्रोह के लिए कई राजनीतिक कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें सरप्रमुख नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति रही है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की क्या है, व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स कहते हैं। अंग्रेजों को साम्राज्यवादी पिपासा को शांत करने के लिए सर्वप्रथम वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करने और धीरे धीरे उसकी समाप्ति की नीति बनाई, जिसे सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। इसके पश्चात मैसूर, तंजौर, देखिए यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये प्रश्न आपका पूछा गया कि सबसे पहले जो इनकी रियासत थी, जो इनकी वेलेस्ली की संधि थी, उस संधि को किसने स्वीकार किया, तो ये सर्वप्रथम किसने किया था, हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। जिसके पश्चात मैसूर, तंजौर अक्टूबर, अवध ठीक 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में यह संधि स्वीकार की। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मछेंद्री, मोदी तथा भरतपुर भी इस संधि के अंतर्गत आ गए। इस तरह भारतीय रियासतों के शासन कार्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए, परंतु अंग्रेजों को इतने से संतुष्टि नहीं मिली और वे भारतीय राज्यों को पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन का हिस्सा बनाना चाहते थे। इस सोच को वास्तविक रूप डलहौजी के समय 1848 से 1856 का जो समय था, डलहौजी का समय था, विलय की नीति के माध्यम से प्रदान किया गया। डलहौजी के नैतिक व राजनीतिक आचार की सभी सीमाओं को ध्वस्त करते हुए बड़े अनुचित तरीके से देसी राजाओं का विलय किया तथा गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए उसने सतारा 1848, जैतपुर और संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 तथा नागपुर 1854 का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। तंजौर व कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गईं। 1831 ईस्वी के बाद मैसूर के राजा को भी पेंशन दे दी गई और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब भी पेंशन को भी समाप्त कर दिया और नाना साहब के पेंशन को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी बाद अवध का राज्य जो अंग्रेजों का वफादार रहा, उसके नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 ईस्वी में अपदस्थ करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को एक चीफ कमिश्नरी बनाया गया, जिसका कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त किया गया। अंग्रेजों के इस कृत्य से अवध असंतोष का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अंग्रेजों के मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया। उससे मुस्लिम भावनाएं भी गंभीर रूप से आहत हुई। ध्यातव्य है कि 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था, परंतु लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी स्तर पर मिला था। इसके पश्चात गवर्नर जनरल ऑकलैंड 1836 से 42 ने बादशाह को अपने दावे व अधिकार छोड़ने को कहा था, परंतु गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने तो बहादुर शाह को भेंट देनी बंद कर दी और सिक्कों पर से उसका नाम हटा दिया। डलहौजी ने इससे भी बढ़कर बहादुर शाह को दिल्ली लाल किला खाली करने व कुतुब मीनार, महरौली में जाकर रहने के लिए कहा।
लॉर्ड कैनिंग ने तो यह घोषणा की कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक की सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा और उसे मुगल महल छोड़ना होगा। अंग्रेज़ों के इन घृणित कार्यों ने भारतीय शासकों को उनके विरुद्ध कर दिया। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा भूपतियों एवं जमींदारों के जागीरों की जांच करने के लिए 1832 में एक्ट के तहत मुंबई में एक इनाम कमिश्नर की गठित की गई। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और दक्कन से लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया, जिससे जमींदार भी अंग्रेज के विरुद्ध में खड़े हो गए। जमींदारी जब्त होने से उच्च वर्ग में असंतोष तो था ही, तथा साथ ही प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था, जिससे भारतीयों में यह धारणा बन गई कि अंग्रेज उन्हें लकड़हारे अथवा कहार जैसे महत्वहीन पदों पर सीमित रखना चाहते हैं। कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करके उनके प्रति अविश्वास की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया। 1858 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां, जिन्हें विद्रोह के कारणों पर अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी थी, उसने यह घोषणा की कि विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर न होना था। अंग्रेजों की इस भेदभावपूर्ण नीति ने भारतीयों के मन में प्रचलित व्यवस्था के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी, जिससे 1857 में विद्रोह को अधिक विस्तृत व प्रभावी बना दिया। आर्थिक कारण की अगर बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां भी प्रमुखता से जिम्मेदार रही। भू राजस्व व्यवस्था में नवीन सुधारों ने किसानों की स्थिति दयनीय बना दी थी। भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे और दस्तकारों एवं हस्तशिल्पकारों की बड़ी संख्या मजदूर बन गई थी। सूती वस्त्र उद्योग के नष्ट होने से ढाका, जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, जंगल बन गया था। मुर्शिदाबाद उजड़ गया और सूरत बदसूरत हो गया। इस प्रकार से और इसके कई कारण हो सकते हैं, जिन कारणों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चूँकि इसके आगे का पीडीएफ दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं है, तो इसके आगे की चर्चा हम आगे फिर करते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा, उस दिन इसका एक मास्टर वीडियो मिलेगा, पूरा चैप्टर एक साथ, ठीक है। उसके बाद इसका वीडियो क्लास, फिर इसका आपका प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो एक क्रम लगातार चलता रहेगा, आप देखते रहें, अपने दोस्तों को भेजते रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। चैनल पे आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस पेपर, यूपीटीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए है, हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कई परीक्षाओं के लिए है। तो आप ज़रूर देखें, इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।